अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आतिफ फयाज खान है। हमने जो लिक्विडिटी क्लासेस शुरू की हुई हैं, आज उसकी हमारी चौथी क्लास है। तो कल वाली क्लास में थोड़ा सा इंटरनेट का मसला आया था, तो इसलिए हम पहले उसको रिपीट करते हैं। वो चीज़ें कल हमने ऑर्डर फ्लो शिफ्ट शुरू किया था। तो ऑर्डर फ्लो शिफ्ट शुरू करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। वो क्या है, उनसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं। उसके दो हिस्से होते हैं ऑर्डर फ्लो शिफ्ट के ना। तो वो दो हिस्से हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम पहले डिस्कस करते हैं इन्वर्जन को। ठीक है, हम पहले डिस्कस करने लगे हैं इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट। इन्वर्जन क्या होता है? बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका। जब भी मार्केट में कोई एफईजी ब्रेक होता है, उसको हम नाम देते हैं इन्वर्जन का। जो एफईजी का क्या काम होता है? एफईजी एज अ सपोर्ट काम करता है। अगर बाय का एफईजी है तो वो सपोर्ट का काम करता है, ना कि मार्केट उसको टेस्ट करके बाय चली जाती है। अगर सेल का एफईजी है तो वो रेजिस्टेंस का काम करता है, मार्केट उससे रिजेक्ट होकर सेल हो जाती है। ठीक है। तो इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट क्या है कि वो जो अगर बाय का एफईजी है वो ब्रेक हो जाए, मार्केट मोमेंटम कैंडल से उसको ब्रेक कर दे नीचे। तो जब वो एस बाय का एफईजी नीचे ब्रेक हो जाएगा, तो वो पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, तो अब वो क्या काम करेगा? रेजिस्टेंस का काम करेगा। यानी कि वो अपना उल्टा बिहेवियर शो करेगा। तो ये एक कंफर्मेशन है। एंट्री कंफर्मेशन के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है। अभी हम इसका एक हिस्सा पढ़े, हम इसको अलग नहीं यूज करेंगे अलग से। बहुत सारी दुनिया सिर्फ इसी के ऊपर ट्रेड करती है, इन्वर्जन के कॉन्सेप्ट के ऊपर ट्रेड करती है। लेकिन हम इन्वर्जन के कॉन्सेप्ट को आगे जाके मिलाएंगे क्लाइमेटिक एक्शन बार से। ठीक है। और ऑर्डर फ्लो शिफ्ट को भी। तो अभी हम इन्वर्जन को डिस्कस कर रहे हैं। तो इन्वर्जन का सिंपल वन लाइनर कॉन्सेप्ट क्या है? किसी भी एफईजी का ब्रेक हो जाना। ठीक है। अगर वो बाय का एफईजी है, ठीक है, मार्केट ये यहाँ से जा रही थी ऊपर, और यहाँ पे एक बाय का एफईजी क्रिएट होता है। अब होना क्या चाहिए? वो बाय का एफईजी है तो वहां से टकरा के मार्केट को क्या चला जाना चाहिए? बाय चला जाना चाहिए। ठीक है। अगर तो यहाँ से बाय चली जाती है तो वो तो सिंपल कॉन्सेप्ट है ना, बाय का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। मार्केट वहां से टकरा के बाय चली जाएगी। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से बाय नहीं जाती है, बल्कि उल्टा क्या कर देती है, नीचे आती है, और जितना एसएफईजी का एरिया है उस एरिया के नीचे मोमेंटम कैंडल क्लोज कर देती है। ठीक है। ये नीचे वाली लाइन तक एफईजी का एरिया था ना। अगर मार्केट ये काम करती है कि उस एफईजी को नीचे ब्रेक कर देती है, तो पहले जो ये एफईजी बाय के लिए काम कर रहा था, सपोर्ट के लिए काम कर रहा था, अब वो एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। तो फिर हम इसी एफईजी के टेस्ट के ऊपर जाके यहाँ से सेल कर सकते हैं। ठीक है। सेल कब करेंगे, क्यों करेंगे, वो बात की बात है। फिलहाल हम इसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करें। इसको देखना कहाँ पे है वो भी अभी हम डिस्कस करते हैं। अभी हम सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करें। इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मार्केट बाय जा रही है, यहाँ पे बाय का कोई भी एफईजी है, अगर मार्केट उसको रिस्पेक्ट नहीं करती। रिस्पेक्ट करने से क्या मुराद है? किसी भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को या किसी एफईजी को रिस्पेक्ट करने से क्या मुराद है? रिस्पेक्ट करने से मुराद ये है कि ये जो बाय वाला एफईजी था यहाँ पे, अगर मार्केट इसको रिस्पेक्ट करती तो इसको टेस्ट करके यहाँ से बाय हो जाती। इसी को कहते हैं ना रिस्पेक्ट करना। ठीक है। अगर मार्केट इसको रिस्पेक्ट नहीं कर रही, यानी कि यहाँ से इस एफईजी से बाय नहीं जा रही, और इसको नीचे आके मोमेंटम कैंडल से ऐसे ब्रेक कर देती है। ब्रेकआउट अच्छा होना चाहिए। ब्रेकआउट आपने जिस तरह क्लाइमेट एक्शन बार का पढ़ा है कि मोमेंटम कैंडल से ब्रेकआउट होना चाहिए। किसी भी जगह का आप ब्रेकआउट देख रहे हैं, बेशक वो स्ट्रक्चर एरिया है, क्लाइमेटिक एक्शन बार है, एफईजी है, या कोई भी आपकी दुनिया जहान की स्ट्रेटजी है, अगर आपकी स्ट्रेटजी ब्रेकआउट है तो ब्रेकआउट हमेशा एक अच्छी कैंडल से होना चाहिए, मोमेंटम कैंडल से होना चाहिए। तो वो जो बाय वाला एफईजी था, अगर मार्केट उसको रिस्पेक्ट नहीं देती है, उधर से बाय जाने की बजाय उल्टा उस एफईजी को नीचे ब्रेक कर देती है, तो वो क्या काम करेगा? पहले जो वो बाय के लिए काम कर रहा था, सपोर्ट थी, अब वो एज अ रेजिस्टेंस काम करेगी। फिर हम उसी उसी एरिया से, जो एफईजी वाला एरिया था बाय वाला, उसके टेस्ट से सेल प्लान करेंगे, वहां से सेल कर सकते हैं। तो ये है इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट। अभी हम यहाँ पे इसको इसकी एक दो एग्जांपल देंगे, देखेंगे तो हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अच्छा, उससे पहले एक चीज नोट कर लें कि जो भी हम कंफर्मेशन पढ़ते हैं ना, ये इन्वर्जन की कंफर्मेशन हो, क्लाइमेटिक एक्शन बार की कंफर्मेशन हो, जो आप CIST पढ़ेंगे वो हो, MSS हो, या जो अभी हम पढ़ेंगे ऑर्डर फ्लो शिफ्ट की कंफर्मेशन हो, या कोई भी टू बार रिवर्सल, जो दुनिया जहान की कोई भी कंफर्मेशन हो, वो आप दो जगह के ऊपर देखते हैं। ठीक है। एक आप देखते हैं इंटरनल लिक्विडिटी के ऊपर। अभी तक आपको इंटरनल लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, यानी कि किसी भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, किसी एफईजी के ऊपर, किसी ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, किसी ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर, या किसी सपोर्ट लेवल के ऊपर। ठीक है। या किसी रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर, यानी कि आप दुनिया जहान की आपकी कोई भी स्ट्रेटजी है, कोई भी चीज है, अगर आप कोई कंफर्मेशन देखते हैं ट्रेड के लिए, एंट्री के लिए, तो वो कंफर्मेशन आप ऑलरेडी किसी अच्छे लेवल के ऊपर देखते होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट चल रही है और चलती मार्केट में कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, और उसके बगैर आप उसको देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा फेल होगी। ठीक है। इसलिए हर चीज का पीछे कॉन्टेक्स्ट होता है।
कॉन्टेक्स्ट क्या है कि ये जो आप जितनी भी हम कंफर्मेशन पढ़ेंगे, हम इनको या तो किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, यानी कि किसी ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी के ऊपर, ब्रेकर ब्लॉक, या किसी सपोर्ट लेवल या रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर देखेंगे, या दूसरी जगह कौन सी है देखने की कि मार्केट किसी बहुत बड़ी जगह की, किसी अच्छी जगह की लिक्विडिटी ले। ये दो पॉइंट मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, सब लोग आप अपने पास या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या अपने पास लिख लें कि कोई भी आपकी जितनी भी कंफर्मेशन एग्जिस्ट करती हैं या जितनी भी आप कंफर्मेशन पढ़ चुके हैं या आगे पढ़ेंगे, उनको आप हमेशा दो जगह के ऊपर देखेंगे। या कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, वो सबसे बेस्ट कब कहाँ पे काम करेंगी, किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एक मुराद क्या है, मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हम किसको जगह को कहते हैं, जहां से हम अपनी ट्रेड प्लान कर रहे थे। जहां से अगर हमने बाय बाय करना है तो किसी खास जगह से बाय करेंगे ना, तो वो जो जिस जगह से हमने बाय प्लान की होगी, जो जोन होता है, उस जोन को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। जो कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, या कोई हो सकता है एफईजी, ठीक है, या ब्रेकर ब्लॉक भी हो सकता है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए ये ताकि आपको समझ आ जाए कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है। या हमने कोई भी जो कंफर्मेशन देखनी है, या हमने दूसरी जगह कहाँ देखनी है, लिक्विडिटी एरिया, ठीक है। तभी आपको सक्सेस रेशो वो मिलेगी ना। अगर आप बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के हर जगह के ऊपर कैप देखना पड़े शुरू कर देंगे ना, बिना किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के, बिना किसी लिक्विडिटी के, तो कैप भी आपको फेल सेटस मिल जाएंगे। ठीक है, इसलिए हमें कोई भी आप कंफर्मेशन देखते हैं, वो बेशक कैप की कंफर्मेशन हो या दुनिया की कोई भी कंफर्मेशन हो, आप हमेशा किसी अच्छे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर या किसी अच्छी लिक्विडिटी की जगह के ऊपर देखते हैं, स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया। ठीक है, सॉरी फॉर माई बैड राइटिंग। ये ए है, जैसा भी है ये ए है, ठीक है। तो किसी स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया के ऊपर देखेंगे, या आप किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर देखेंगे, कोई भी जो कंफर्मेशन देखते हैं। अब हम वापस आते हैं, ये चीज अपने बिल्कुल हाइलाइटर के साथ किसी बहुत ही बड़ी जगह के ऊपर, या जहां पे आप डेली देखें बेशक इस जगह को, किसी ऐसी जगह के ऊपर लिख लें, ये आपके लिए हर कंफर्मेशन के लिए काम करेगी, ताकि आपकी डेली नजर पड़े इस जगह के ऊपर कि आप कहीं कभी भी ट्रेड ट्रेड प्लान कर रहे हैं, कोई कंफर्मेशन देख रहे हैं, तो आपने इन दो जगह के ऊपर देखनी होती है। तीसरी चीज भी है कि कोई और भी कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल हो, तो वहां पे भी देख सकते हैं। लेकिन वो जो सपोर्ट, ये ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी इटसेल्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ही होते हैं ना, हम इनको इसीलिए यूज करते हैं। तो ये दो काफी हैं, ये लिख लें अपने पास ताकि आपकी डेली इसके ऊपर नजर पड़े। अगर आप इन दो चीजों के ऊपर रहेंगे कि हमेशा अपनी ट्रेड प्लान करेंगे किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर या किसी स्ट्रॉन्ग लिक्विड एरिया के ऊपर, तो यकीन माने आपकी सक्सेस रेशियो सबसे अच्छी होगी। ठीक है, और मैक्सिमम आपके सेटअप्स इंशाल्लाह चलेंगे। कभी हो सकता है कि सेटअप आपका फेल भी हो जाए इन दो जगह होने के बाद भी, लेकिन वो शाज़ और नाज़िर होगा, मैक्सिमम आपकी ट्रेड चलेंगी अगर आप इस चीज को प्रायोरिटी देंगे। इसलिए इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें, या इसको बोल्ड लेटर्स में अपने पास लिख लें कि जितनी भी हमने कंफर्मेशन पढ़नी है, इन्हीं दो जगह के ऊपर पढ़नी है। चलें आगे मूव मूव करते हैं, मूव ऑन करते हैं। जो चीज हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे इन्वर्जन का, इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा है कि कोई भी मार्केट में जो एफईजी है, अगर मार्केट उस एफईजी को ब्रेक कर देती है, तो वो एफईजी इन्वर्ट हो जाते हैं। हम ये समझते हैं कि वो एफईजी इन्वर्ट हो गया है। अगर वो बाय का एफईजी था, तो पहले जो बाय के लिए सपोर्ट के काम कर रहा था, अब वो बाय के लिए रेजिस्टेंस, अब वो सेलर्स के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। यानी कि उसका जो बाय वाला काम था वो अब खत्म हो गया, अब वो उल्टा चलेगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम नाम देते हैं इन्वर्जन। और किसी एफईजी के ब्रेक होने को हम क्या कहते हैं कि वो एफईजी इन्वर्ट हो गया है। इन्वर्ट होने से मुराद ये है कि वो अब उल्टा काम करेगा, पहले बाय के लिए काम कर रहा था, तो अब इसके लिए काम करेगा, सेल के लिए। ठीक है, तो इसकी हम एग्जांपल देखते हैं, तो बिल्कुल हमारे सामने एक एग्जांपल नजर आ रही है। ठीक है, अभी मैंने आपको कहा था कि ये कंफर्मेशन कहाँ देखनी है, किसी ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी को देखने है। काइंडली ऊपर मार्किंग ना करें। ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, और ये कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है, ये जो आपने हाई प्रोबेबिलिटी जोन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ये वो है। ये एक अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है जो कि लिक्विडिटी की क्या है, ऊपर है, ऐसे ही है। तो ये हमारे पास क्या है, हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक है, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग एरिया है हमारे पास। ऐसी जगह के ऊपर ही हमने कंफर्मेशन देखनी होती है। अब मार्केट यहाँ से अगर ऊपर ऑर्डर ब्लॉक ना भी होता, सिर्फ मार्केट इस जगह क्योंकि एक स्विंग है, इसकी लिक्विडिटी ले भी रही होती, तो फिर भी ये चीज चलती। लेकिन यहाँ पे तो हाई प्रोबेबिलिटी जोन है, दोनों चीजें इकट्ठी होगी। तो ये हमारे पास अगर आप देखें, तो हमारे पास एक बाय का एफईजी था। ठीक है, हम इसको हम इसको रिप्ले मोड में लेके जाते हैं ताकि हमें बिल्कुल ही क्लियर हो जाए।
अब मुझे बताएं, ये हमारे पास क्या था, बाय का एफईजी था। अब असूलन क्या होना चाहिए था, क्योंकि पीछे से मार्केट बाय होके आ रही है, तो इस एफईजी से क्या होना चाहिए था, मार्केट को इस एफईजी से टकराना चाहिए था, और टकरा के क्या हो जाना चाहिए था, बाय चले जाना चाहिए था। लेकिन मार्केट यहाँ पे क्या करती है, बिहेवियर क्या करती है, हमने ये पूरा जोन मार कर लिया, और एफईजी की जो लोअर पॉइंट है हम वहां पे एक विक लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन लगा देते हैं, सॉरी। अब अगर ये एफईजी मार्केट लिक्विडिटी लेके हाई प्रोबेबिलिटी जोन में टैप कर रही है, तो ये हमारी एक कंफर्मेशन होगी सेल की। हम हाई प्रोबेबिलिटी जोन सेल का है ना ऊपर, सेल का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, तो वहां से हम क्या देख रहे हैं, सेल ही देख रहे होंगे ऑब्वियसली। तो अब अगर मार्केट इसको इन्वर्ट कर देती है, नीचे मोमेंटम कैंडल से क्लोज कर देती है इसके नीचे, जैसे कि उसने यहाँ पे कर दिए, फुल मोमेंटम कैंडल से, अच्छी कैंडल से उसने क्लोज कर दिया। अब ये जो पहले बाय का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, जो कि ब्लू था, इसको हमने बाय के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को हम ज्यादातर ब्लू या ग्रीन से शो करते हैं। तो अब ये क्या कन्वर्ट हो गया, अब हमारे पास एक सेल की कंफर्मेशन आ गई। अब ये कन्वर्ट हो गया रेजिस्टेंस के लिए। अब जैसे ही मार्केट इसका टेस्ट करेगी, यहाँ से हम सेल कर सकते हैं, तो ये सेल के लिए काम करेगा। ठीक है, फौरन से मार्केट ने नेक्स्ट कैंडल ने उसका टेस्ट किया है, और उधर से मार्केट गिरना शुरू हो गया, क्योंकि ऑलरेडी वो एक हाई प्रोबेबिलिटी जोन था। अब यहाँ पे वॉल्यूम का सेटअप भी था, हम इसको वॉल्यूम के साथ भी मिलाएंगे, सारी चीज करेंगे। अभी हम सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं कि इन्वर्जन होती क्या है। उसके बाद आप देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया है, एक नीचे एक और बाय का पॉइंट, बहुत दूसरा भी बाय का एफईजी था। अब हम ये भी डिस्कस करेंगे कौन सा इन्वर्जन इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा नहीं होता, उसको भी डिस्कस करते हैं। अब दोबारा ये बाय का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, ठीक है, ये बाय का एफईजी था। अब असूलन क्या होना चाहिए था कि मार्केट इसको बाय का एफईजी से टैप करके बाय चली जाए। लेकिन अब देखते हैं कि मार्केट ने इसके साथ क्या किया, अभी तक ये नीचे ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, मोमेंटम कैंडल से ब्रेक हो गया। तो पहले जो ये बाय का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, बाय के लिए काम कर रहा था, अब ये किसके लिए काम करेगा, ये क्या हो गया, एफईजी, एफईजी इन्वर्ट हो गया है। तो पहले ये बाय का एफईजी था, बाय के लिए काम कर रहा था, सपोर्ट एरिया था, सपोर्ट का जोन था। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया है, रेजिस्टेंस के जोन में। अब जैसे ही मार्केट इस एरिया के ऊपर टेस्ट करेगी, क्योंकि अगर हमारा ओवरऑल ट्रेंड सेल का है और हमारा बायस सेल का है, तो हम इस जगह से टेस्ट के ऊपर सेल ले सकते हैं। लेकिन ये मार्केट ने टेस्ट किया और उसके बाद वो नीचे गिर गई। ठीक है, तो इस तरह से हम इन्वर्जन को यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं वो मैंने आपको दो जगह बता दी। तो ये है इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट। उसके बाद नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो इससे बिल्कुल थोड़ा सा मिलता जुलता है, लेकिन वो इससे ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, वो इससे भी ज्यादा पावरफुल है। मुझे ईशान भाई 2 मिनट रोकिएगा। ठीक है, अभी हम डिस्कस करें इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं, हम कोई बाय के लिए एग्जांपल देखते हैं इसके लिए। ठीक है, बाय के लिए एग्जांपल देखेंगे तो हम, ये तो अभी हमने सेल के लिए देखी थी ना, अभी हम इसके लिए कोई बाय की एग्जांपल ढूंढते हैं यहाँ से। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास ये नीचे आती हुई मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले हम अपना कॉन्टेक्स्ट मार करेंगे कि हम कहाँ से ट्रेड ले रहे हैं। उसके लिए जो दो चीजें थी वो बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले मार्केट यहाँ पे काफी सारी लिक्विडिटी स्वीप कर रही है, ये H1 का टाइम फ्रेम है। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप करते हुए इसने क्या किया है, अपना लास्ट जो सेल कैफीडी था उसको ब्रेक हो जाए। अच्छा, इन्वर्जन सबसे बेस्ट काम कब करती है, जब वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को टैप करने लगे या लिक्विडिटी लेने लगे, तो उसका जो आखिरी एफईजी होगा वही एफईजी इन्वर्ट के लिए होगा, और वही सबसे बेस्ट काम करेगा। जैसे कि आखिरी से क्या मुराद है, आखिरी से मुराद ये है कि जो हमने ऊपर एग्जांपल देखी थी, लिक्विडिटी लेने से, लिक्विडिटी लेने के बाद ये आखिरी एफईजी था ना बाय का, जो पहला था ये वाला। तो जो पहला, या जिसको आप आखिरी कह सकते हैं, या कुछ लोग इसको शायद पहला कहेंगे, तो लेकिन जो भी खैर करीब तरीन होगा, हम इसके लिए लफ्ज यूज करते हैं करीब तरीन। तो जब मार्केट लिक्विडिटी लेगी या किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में टैप करेगी, तो उसका जो करीब तरीन एफईजी होगा, करीब तरीन यही है ना, ठीक है, या पहला एफईजी यही है, तो जैसे मार्केट वो ब्रेक करेगी तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है। तो यहाँ पे पहले हमने सेल की एग्जांपल देखी, अभी हम एक बाय की एग्जांपल देखते हैं। तो जैसे ही मार्केट ने ये लिक्विडिटी ली है, ठीक है, लिक्विडिटी लेने के बाद हमारे पास लास्ट सेल का एफईजी कौन था, ये वाला। ठीक है, मार्केट ने क्या किया है, हम इसके हाई के ऊपर लाइन लगा देते हैं, जहां तक एफईजी शुरू होता, ये आप लोगों को समझ ही आ रहा होगा, पूरा जो जोन है एफईजी वाला, ये सेल का एफईजी था, इसको सेल के लिए काम करना चाहिए था। इसने सेल के लिए काम किया भी है, यहाँ से रिजेक्शन भी आपको नजर आ रही होगी। उसके बाद मार्केट ने क्या किया है, इसके ऊपर ये वाली कैंडल जो है मोमेंटम कैंडल क्लोज कर दी है। ठीक है, तो जैसे मोमेंटम कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर दी है, लिक्विडिटी लेने के बाद, लिक्विडिटी लेने के बाद पहली चीज को नहीं भूलना है, या वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ऑर्डर ब्लॉक एफईजी होगा, या क्या होगा, कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया होगा। तो यहाँ से मार्केट ने कल की डेली की लिक्विडिटी स्वीप की है, काफी सारी।
ये जितनी लिक्विडिटी इकट्ठी थी, काफी सारी लिक्विडिटी स्वीप की है। उसके बाद उसने क्या किया है, इस सेल के एफईजी के ऊपर मोमेंटम कैंडल क्लोज कर दिए। तो पहले सेल के एफईजी का बिहेवियर क्या होता है, सेल के एफईजी से हमेशा हम सेल देखते हैं ना, लेकिन जब ये सेल का एफईजी ब्रेक हो जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पहले ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, तो अब किसके लिए काम करेगा, सपोर्ट के लिए। इसी एरिया को हम आगे खींच के बढ़ा देंगे और इसका कलर कर देंगे ब्लू। अब ये हमारे किस लिए काम करेगा, बाय के लिए काम करेगा। तो आप देख रहे हैं उसके बाद मार्केट ने जैसे इसको मोमेंटम के अंदर से ब्रेक हुआ, ये आज की एग्जांपल है H1 की, उसके बाद मार्केट ने उसमें टैप किया और उसके बाद वो बाय चली गई। ठीक है, तो ये है इन्वर्जन की एक दूसरी एग्जांपल बाय के केस में। अब हम इससे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने लगे हैं जो कि है बीपीआर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, जिसको हम नाम देते हैं बैलेंस प्राइस रेंज का। बैलेंस प्राइस रेंज क्या होती है, इन्वर्जन का जो अगला हिस्सा होता है, इन्वर्जन होता है पहला स्टेप, बीपीआर होता है दूसरा स्टेप। बीपीआर का जो कंसेप्ट है वो इन्वर्जन से भी ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, ये इन्वर्जन से ज्यादा पावरफुल है। और ये असल पावरफुल कब बनेगा, जब हम इसको कैब के साथ मिलाएंगे। अभी हमने इसको कैब का तो कहीं जिक्र ही नहीं किया, अभी हम इसको सिर्फ पढ़ रहे हैं। आगे जाके हम इसको जब क्लाइमेटिक एक्शन बार के साथ मिलाएंगे तो फिर इसकी सक्सेस रेशो और ज्यादा अच्छी हो जाएगी, फिर ये और ज्यादा पावरफुल होगा। तो अभी हम बीपीआर का कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी तक हम ये डिस्कस करते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। हमने डिस्कस किया है इन्वर्जन को, तो इन्वर्जन बीपीआर का है, उसका अगला हिस्सा मैं यहाँ पे कुछ कैंडल्स बनाता हूँ। ठीक है, अच्छा मुझे बता, बीपीआर को भी हम जो हम पढ़ने लगे हैं, इसको भी हम कहाँ देखेंगे, वही चीज दोबारा कि कोई भी कंफर्मेशन होगी तो हम उसको या किसी लिक्विडिटी की जगह के ऊपर देखेंगे, मार्केट स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी ले रही हो किसी जगह की, या एक स्ट्रॉन्ग पीओआई हो। अब ऊपर से मार्केट गिर रही है, ठीक है, ऊपर से गिरती हुई मार्केट में मार्केट ने एक किसी स्ट्रॉन्ग जगह की लिक्विडिटी ली है, मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, या किसी पीओआई में टैप किया, ये हमारे पास एक बाय का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था। अभी मार्केट ने इसमें टैप किया है। ठीक है, उसके बाद क्या किया उसने, बाय के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में ऊपर से गिरती हुई मार्केट ने, हमारा ये बाय का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, यहाँ से मार्केट गिर रही थी, ये मैंने लास्ट 3 कैंडल बनाई। अब इसमें आपको एक सेल का एफईजी नजर आ रहा होगा ये। ठीक है, मेरी कैंडल्स की फॉर्मेशन पे ध्यान नहीं देना, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। ये क्या है, सेल का एफईजी है, जिसको हम रेड से डिनोमिनेट करते हैं। कोई भी जो सेल का एरिया होगा हम उसको रेड से, और बाय कोशिश करेंगे कि बाय के एरिया को ब्लू से शो करें। ठीक है, ये हमारे पास 3 कैंडल के दरमियान एफईजी क्रिएट हो रहा है सेल का। अब अगर मार्केट यहाँ से उठ के इसके ऊपर मोमेंटम कैंडल क्लोज कर देती है, तो फिर ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, इन्वर्जन में। अब हम यहाँ से, वही यार डिलीट हो गया, आ गया। ठीक है, अब हम इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, बीपीआर का, सॉरी। यहाँ से मार्केट उठती है और एक कैंडल ये बनाती है। ठीक है, जिसके नीचे से विक है। ठीक है, फिर ये एक मोमेंटम कैंडल बनाती है, फिर ये एक मोमेंटम कैंडल बनाती है। ठीक है, ठीक है, अब क्या हुआ है, अब मार्केट ने बीपीआर, क्या मैंने पहले क्या नाम दिया था बीपीआर को, कि ये इन्वर्जन का दूसरा हिस्सा है, पहला हिस्सा इन्वर्जन है, तो ये उसका उससे अगली फॉर्म है, ये उससे ज्यादा स्ट्रांग है। अब अभी तक जो हमने पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है कि अभी तक मार्केट जो सेल का एफईजी था, मार्केट उसको टैप, किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को टैप करके जब उसके ऊपर मोमेंटम कैंडल क्लोज कर देती है, तो वो क्या काम करता है, पहले सेल का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था तो अब वो बाय के लिए काम करेगा, मार्केट इसमें टैप करके क्या करेगी, बाय जाएगी। लेकिन अब अगर आप देखेंगे थोड़ा सा डिफरेंट केस है। अभी जो पहला सेल कैफीजी था उसने उसको ब्रेक तो किया है, मोमेंटम कैंडल से उसी तरह ब्रेक किया है, इन्वर्जन बनाई है। लेकिन अब उससे अगला अगला स्टेप है, अगला स्टेप क्या है कि ना सिर्फ उसने उस सेल कैफीजी को ब्रेक किया है, बल्कि क्या किया है, उसी सेल कैफीजी के सामने एक बाय कैफीजी बन गया। ठीक है, ये जो बाय का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या बाय का एफईजी बन गया है उस सेल कैफीजी के सामने, इसको हम नाम देते हैं पीपीआर का।
अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एफईजी तो पूरा ये जोन है ब्लू वाला, ठीक है, लेकिन ये सारे का सारा जोन बीपीआर का नहीं है। पहले मैं इस कॉन्सेप्ट को दोबारा रिवाइज करता हूँ। पहले हमने पढ़ा है कि इन्वर्जन कि मार्केट जब किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में टैप करे या किसी स्ट्रॉन्ग जगह की लिक्विडिटी ले, उसके बाद उसका जो करीब तरीन का या लेटेस्ट एफईजी होगा, अगर वो बाय के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में टैप कर रही है, जो कि ये बाय का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, तो उसका करीब तीन जो सेल का एफईजी होगा, अगर मार्केट उसके ऊपर मोमेंटम कैंडल क्लोज करती है, तो पहले वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, तो अभी वही हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा और हम उसके टेस्ट के ऊपर बाय कर सकते हैं। ठीक है। अब जो बीपीआर है ये उससे भी अगली चीज है, ये उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब बीपीआर के केस में क्या है कि इन्वर्जन तो बनी है, ठीक है, मार्केट ने एफईजी तो इन्वर्ट किया है, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छा काम क्या हो गया है कि उसी सेल के एफईजी के सामने, हमारे सामने उसी सेल के एफईजी के सामने एक बाय का एफईजी भी बन गया। अब हमारे पास डबल पावर हो गई है। ठीक है। पहले तो सिर्फ एक एफईजी था जो सेल वाला, जो कि सपोर्ट में कन्वर्ट हुआ था। अब हमारे पास एक और बाय का एफईजी भी आ गया, तो अब हमारे पास दो एफईजी की पावर आ गई। लाजमी बात है, पहले एक एफईजी था, अब दो एफईजी आ गए। एक सेल का एफईजी जो इन्वर्ट हुआ है, और दूसरा जो बाय का एफईजी नया बना है, और ये आमने सामने बने हैं। तो इस जो आमने सामने का एरिया होता है, जो ओवरलैपिंग एरिया होता है, इसको हम नाम देते हैं बीपीआर का। ओवरलैपिंग एरिया कितना है? ओवरलैपिंग एरिया से मेरा मुराद यह है कि बाय का एफईजी तो यहाँ तक है, ये सारा क्या है, बाय का एफईजी है। जो ब्लू जोन लगा है ये बाय का एफईजी है, लेकिन इसमें से जो बीपीआर का पोर्शन है वो कितना है, सिर्फ इतना। ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें सेल के एफईजी के सामने सामने जो बाय के एफईजी का हिस्सा है, बाय के एफईजी का वो हिस्सा जो सेल के एफईजी के बिल्कुल सामने है, सिर्फ उतना ही पोर्शन बीपीआर का है। ठीक है। उससे पहले और कोई बीपीआर, ये ऊपर सिर्फ एक बाय का एफईजी तो है जो ब्लू वाला हिस्सा, लेकिन ये जो रेड जोन के ऊपर वाला है ये बीपीआर नहीं है। बीपीआर का पोर्शन सिर्फ उतना ही है जो सेल के एफईजी के सामने सामने है, यानी कि इसको हम नाम देते हैं ओवरलैपिंग एरिया। ठीक है। तो ये जो ओवरलैपिंग एरिया है ये है बीपीआर। अगर अगर मार्केट हमारे किसी स्ट्रॉन्ग पीओआई के ऊपर टैप करके, सपोज करें कि ये एच वन का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर मार्केट एच वन के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में टैप करके M5 में बीपीआर क्रिएट कर देती है, तो हम उसके बीपीआर के टेस्ट के ऊपर यहाँ से बाय करेंगे और अपना स्टॉप लॉस नीचे रखेंगे, यहाँ पे उस लो के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, और फिर हम 1:1 या जो भी होगा, हम सामने कोई लिक्विडिटी पड़ी होगी तो उसको टारगेट करके हम अपनी ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है। तो बीपीआर का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया कि सिंपल कॉन्सेप्ट अगर वन लाइनर में करना हो, तो सेल के एफईजी के सामने अगर बाय का एफईजी बन जाता है बिल्कुल सामने, तो जो उसका ओवरलैपिंग एरिया होता है जहां पे दोनों एफईजीज मिल रहे हैं, तो जहां पे दोनों एफईजीज का मिलाप हो रहा है, उस मिलने वाले एरिया को हम नाम देते हैं बीपीआर का। ठीक है। अगर सेल के केस होगा तो आप इसको उल्टा कर सकते हैं। सेल के केस में क्या होगा कि हमारे पास, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है। अब सेल का केस किस तरह होगा कि मार्केट में ये, अब मैं सिर्फ इसको हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ, कैंडल्स नहीं बना रहा। अब ये हमारे पास एक सेल का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ये सेल का एफपीजी है H1 का, और छोटे टाइम फ्रेम में 5 मिनट में मार्केट इसको इस तरह अप्रोच करती है। अच्छा, मैं कलर ग्रेडिंग कर देता हूँ। यहाँ से मार्केट बाय जा रही थी, इस H1 के एफईजी कैसे हम सेल देख रहे थे। मार्केट इस जोन को टैप करती है और उसका लास्ट ये एफईजी है बाय का। अगर मार्केट उस H1 के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से टकरा के क्या करती है, ना सिर्फ इस बाय के एफईजी को नीचे ब्रेक करती है, बल्कि क्या करती है, सामने एक सेल का एफईजी भी बना देती है। ठीक है। अब क्या हो गया है, दो एफईजीज इकट्ठे हो गए, आमने सामने हो जाए। तो बीपीआर का कॉन्सेप्ट क्या है, दो एफईजीज का आमने सामने होना। तो जैसे ही मार्केट ने, और बीपीआर तब वैलिड होता है जब पहले इन्वर्जन होगी। जब तक ये बाय वाला एफईजी नीचे ब्रेक नहीं होगा, बीपीआर आपका स्टेब्लिश ही नहीं होगा। ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ दूसरा काम करते हैं। क्या काम करते हैं कि यहां से मार्केट जा रही थी, ये हमारे पास लास्ट सेल का एफईजी था इतना बड़ा। ठीक है। और उसके बाद मार्केट क्या हुई है, नीचे गिरना शुरू हुई है, और उसने यहाँ पे एक सेल का एफईजी बना दिया। ये बाय का एफईजी था ना, पहले इतना बड़ा बाय का एफईजी था, फिर मार्केट ने ऊपर किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में टैप करके उसके सामने सेल का एफईजी बना दिया। अब ये एफईजी है तो उसके सामने, लेकिन ये बीपीआर वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि बीपीआर के वैलिड के लिए अगर आपने मेरे अल्फाज के ऊपर गौर किया हो, तो मैंने कहा है पहले जो बाय का एफईजी था उसका नीचे ब्रेक होना लाजमी है। वो ब्रेक एफईजी होगा, फिर उसके सामने सेल का एफईजी बनेगा, तो वो बीपीआर इसको हम तब कहेंगे। अगर बाय का एफईजी ब्रेक ही नहीं हुआ और सिर्फ उसके सामने छोटे से पोर्शन में सेल का एफईजी बन गया, तो ये बीपीआर नहीं है। मार्केट हो सकता है इसको दोबारा ऊपर ब्रेक करके चली जाए। ठीक है। और फिर आके इसको प्रॉपर ब्रेक करे, पहले बाय का एफईजी ब्रेक होगा,
फिर उसके सामने सेल का एफईजी बनेगा, तब बीपीआर होगा। और अगर उल्टा केस होगा तो उल्टा केस किस तरह हो सकता है कि ये हमारे पास बाय का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, पहले मार्केट यहां से गिर रही थी, ये हमारे पास सेल का एफईजी था इतना बड़ा, उसके बाद मार्केट ने नीचे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में टैप करके यहाँ पे बाय का एफईजी बना दिया। अब मुझे बताएं, ये बाय का एफईजी है तो सेल के एफईजी के सामने, ठीक है, बाकी शर्तें हमारी तो पूरी हो रही हैं, फिर हम इसको बीपीआर क्यों नहीं कह रहे? इसलिए नहीं कह रहे कि बीपीआर की शर्त है ये, बीपीआर की जो इकलौती शर्त है वो ये है कि उसके लिए पहले, अगर आप बीपीआर को देख रहे हैं तो पहले पिछला एफईजी ब्रेक होगा, तब आपका बीपीआर वैलिड होगा। तो ये जो सेल का एफईजी था ये मोमेंटम कैंडल से ब्रेक होगा ऊपर, अब उसके सामने जो बाय का एफईजी था वो बीपीआर के लिए वैलिड हो गए। अब आप इसको टेस्ट व्यू पर ट्रेड कर सकते हैं। तो बीपीआर की वैलिडिटी के लिए जरूरी है कि पहले पिछला जो अपोजिंग एफईजी था वो ब्रेक हो, वो ब्रेक होगा, फिर उसके सामने नया एफईजी बनेगा तो वो बीपीआर होगा। तो हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमें एक बहुत अच्छी एग्जांपल मिल गई। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया है इधर से, ठीक है, ऑलरेडी बाय का ट्रेंड चल रहा है, और यहाँ से मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी ली। लिक्विडिटी लेने के बाद ये हमारे पास लास्ट सेल का एफईजी था। बीपीआर को आप एज अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी मार्क कर सकते हैं, बड़े टाइम फ्रेम का बीपीआर है तो वो आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहलाएगा, यानी कि वो जोन आपका, उसको जोन मार्किंग के लिए यूज करेंगे। और छोटे टाइम फ्रेम में होगा तो आप क्या करेंगे, उसको एज अ कंफर्मेशन के तौर पर यूज करेंगे। अभी मैं वैसे H1 में हूँ ताकि तक क्लियरली समझ आ जाए। यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या हुआ है कि ये हमारे पास मार्केट ने लिक्विडिटी ली यहाँ से, इस रेंज, यहाँ पे जो रेंज हुई है इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद ये लास्ट इसका सेल का एफईजी था। मार्केट ने जैसे ही इसके ऊपर मोमेंटम कैंडल क्लोज की है, अब ये सेल का एफईजी क्या हो गया, इन्वर्ट हो गया। अगर मार्केट फौरन से इस सेल के एफईजी में टैप करती तो हम यहाँ से, क्योंकि ये पहले इन्वर्ट हो गया, पहले ये सेल का एफईजी था तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गया है, बाय के सपोर्ट के लिए। पहले ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था तो अब ये किसका काम करेगा, सपोर्ट के लिए। हम इसको इन्वर्जन बना लेंगे, और अगर यहाँ से नेक्स्ट कैंडल टेस्ट करती इस एरिया का तो हम यहाँ से बाय कर सकते थे नीचे स्टॉप लॉस लगा के। ये तो है इन्वर्जन कॉन्सेप्ट। अब अगर मार्केट ने इसको फौरन से टेस्ट नहीं करती, बल्कि एक और कैंडल बना के इसके सामने बाय का एफईजी खड़ा कर देती है, अब यहाँ पे क्या हो गया, एक बाय का एफईजी बन गया बहुत बड़ा। ठीक है, इसको मैं रेड कर देता हूँ कलर। तो अब अगर यहाँ पे देखें तो ये जो ओवरलैपिंग वाला एरिया है, और मैंने आपको क्या कहा था कि इन्वर्जन और बीपीआर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, जो लिक्विडिटी लेते साथ बनता है, जो लिक्विडिटी के बिल्कुल करीब होता है, या किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की, अगर यहाँ पे कोई सपोज करें ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी होता, उस टेस्ट उसको टैप करके जो उसके करीब तीन होता। तो यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी लिया है तो उसके करीब तीन कौन सा है, ये वाला। उससे उसके ऊपर भी ये वाला भी बीपीआर है, ठीक है, ये भी सेल के एफईजी के सामने बाय का एफईजी का पोर्शन आ रहा है, लेकिन ये इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, जो कि करीब तीन आ रहा है, ये वाला। अभी हमने जोन्स की रिफाइनमेंट वगैरह वो भी पढ़नी है कि हमने किस तरह जोन को रिफाइन करना है। अगर एक वेव में बहुत ज्यादा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन रहे हैं, 10-15 एफईडी बन रहे हैं, या 5-6 एफईडी बन रहे हैं, या ज्यादा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बने हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट चलेगा, या उसकी रिफाइनमेंट किस तरह करेंगे, ये भी हम अगली क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो इसमें ये जो आपको डार्क एरिया नजर आ रहा होगा, मैं ना बाय वाले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को ब्लू कर देता हूँ जी। अब इस पूरे एरिया में जो आपको डार्क एरिया नजर आ रहा होगा, ये है बीपीआर। ये सेल का एफईजी को मार्केट ने ब्रेक किया ऊपर मोमेंटम कैंडल, और इस सेल के एफईजी के सामने जो बाय का एफईजी है, ये है बीपीआर का पोर्शन। जैसे मार्केट ये अब हमारा क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में है तो ये हमारा एज अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट काम करेगा। जैसे मार्केट यहाँ पे टैप करेगी तो यहाँ पे हम कंफर्मेशन देके बाय करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे वहां पे वॉल्यूम की कंफर्मेशन देके हम क्या करेंगे, वहां से बाय प्लान करेंगे। तो ये मार्केट ने इसी एरिया में देखें आपने एग्जैक्टली उसने क्या किया है, बीपीआर में टैप किया है। बाय का एफईजी तो बहुत बड़ा था और ऊपर भी बीपीआर था, लेकिन मैंने आपको भी बताया कि कौन सा बीपीआर ज्यादा रिस्पेक्ट होगा, जो कि करीब तीन होगा लिक्विडिटी। उस मार्केट ने उसी जोन में टैप किया और वहां से बाय चली गई। उसके ऊपर भी अगर आप देखें तो दोबारा क्या होगा, दोबारा मार्केट हमारे पास यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ जैसे उसने H1 के बीपीआर को टैप किया है तो ये हमारे पास लास्ट सेल का एफईजी था, ठीक है। ये तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखें, ये था सेल का एफईजी। अब यहाँ पे ये बीपीआर नहीं है, क्यों नहीं है,
सेल का एफईजी तो ब्रेक हुआ है, ये रहा सेल का एफईजी। मैं थोड़ा जूम करके बनाता हूँ। और उसके बाद बाय का एफईजी भी बना है। अब ये एक और कंफर्मेशन है जो कि हम इसके बाद नेक्स्ट वो पढ़ेंगे। ये वाला सिनेरियो नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब मुझे बताएं, सेल का एफईजी भी ब्रेक हुआ है, बाय का एफईजी भी बना है, लेकिन क्या ये आमने सामने है? क्या ये ओवरलैपिंग है, एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं? तो इसका जवाब है नहीं है। तो जब ये आमने सामने ही नहीं है तो ये बीपीआर नहीं है। बीपीआर के केस में शर्त है कि मार्किन में वो एक दूसरे के आमने सामने है। एक बीपीआर की और भी शर्त है कि दोनों एफईडीज के बीच में कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बीपीआर की एक और शर्त है कि जो दो एफईडीज हैं आमने सामने, उनके बीच में विक्स नहीं होनी चाहिए। अगर विक्स है, अगर विक आ गई है तो विक वाला पोर्शन बीपीआर में काउंट नहीं होगा। कैसे? मैं इसकी एग्जांपल यहाँ पे बनाता हूँ। यहाँ पे मार्केट सेल आ रही है ऊपर से, और यहाँ पे हम इसको, यहाँ पे एक सेल का एफईडी ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सेल का एफईजी है। अब मार्की ने क्या किया है, इसको मोमेंटम कैंडल से नीचे, अब हम यहाँ से बाइंग शुरू करते हैं तो हम उसको ब्लू से शो करते हैं। नहीं नहीं, एक सेकेंड, सॉरी। ठीक है, ये सेल का एफईजी था। उसके बाद मार्की ने क्या किया, इस सेल के एफईजी को टेस्ट किया है, टेस्ट करने के बाद नीचे आई है एक दफा। अब इसने क्या किया, ये सेल का एफईजी टेस्ट हो गया, मिटिगेट हो गया, इसके अंदर एक विक लग गई है। ठीक है, ये वाला पोर्शन एफईजी का क्या है, या मैंने इसको थोड़ा सा और नीचे बनाता हूँ। ठीक है, ये पूरा जितना एरिया है यही है सेल का एफईजी, यही है जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है। मार्केट नीचे आई है, उसके बाद नीचे आने के बाद इस सेल के एफईजी को टेस्ट करती है और यहाँ से दोबारा ड्रॉप हो जाती है। ठीक है, यानी कि उसने सेल के एफईजी को रिस्पेक्ट किया। उसके बाद क्या होता है, नीचे हमारे पास एक बाय का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। मार्केट उसमें टैप करती है और इस सेल के एफईजी को ब्रेक कर देती है मोमेंटम कैंडल से, और सामने क्या करती है, बाय का एफईजी बना देती है, जिसको मैं बाय का एफईजी को भी ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे। और इतना बड़ा पोर्शन क्या हो गया, बाय का एफईजी का खड़ा हो गया। ये है पूरा एक बड़ा बाय का एफईजी। ठीक है, अब मुझे बताएं, ओवरलैपिंग एरिया कहाँ कहाँ से है? ओवरलैपिंग एरिया तो नजर आ रहा होगा आपको ये। अब आप कहेंगे कि ये सारा एरिया क्या है, बीपीआर का है। तो नहीं, ये सारा एरिया बीपीआर का नहीं है। इसमें उतना एरिया, ये ओवरलैप तो कर रहा है, सेल के एफईजी के सामने बाय का एफईजी भी है, लेकिन बीपीआर की वो शर्त है कि सामने जो एफईजी आमने सामने है तो उनके बीच में कुछ नहीं होना चाहिए, विक्स नहीं होनी चाहिए। अगर बीच में कोई विक आ गई है तो वो बीपीआर के पोर्शन नहीं कहलाएगा। अभी अगर मार्की ने सेल के एफईजी को ये जो टेस्ट किया है, बीपीआर का पोर्शन होता है अनमिटिगेटेड। ठीक है, कि वो एरिया टेस्ट ना हो, तो इस पूरे एरिया में फर्दर रिफाइन हो जाएगा। तो क्योंकि बीच में विक आ गई है तो अब बीपीआर का जो पोर्शन होगा, यहां से लेके देखे सिर्फ यहां तक। जी, इसको मैं, ये चीज, ठीक है। अब जो बीपीआर का पोर्शन है वो सिर्फ इतना सा है, ये जो ग्रीन है। हालांकि ओवरलैपिंग एरिया तो बहुत सारा है, यहां से शुरू होकर यहां तक आ रहा है, लेकिन इसमें बीपीआर का पोर्शन कितना है, जो एरिया बिल्कुल टेस्ट नहीं हुआ है। सेल के एफईजी के बिल्कुल आमने सामने बाय का एफईजी होना चाहिए, बीच में विक नहीं आना चाहिए, जब बीच वाला एरिया टेस्ट नहीं होना चाहिए तो सिर्फ उतना ही बीपीआर है। ठीक है, अब मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ तो फिर और अच्छे से समझ आ जाए। इधर से ढूंढता हूँ मैं कोई। हाँ, जैसे कि ये है, अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक बाय का, ऊपर से मार्केट ने पहली शर्त क्या है, मार्केट किसी जगह की लिक्विडिटी स्वीप कर रही हो या किसी स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में टैप कर रही हो। यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी ली है, तो अब हम यहाँ पे इन्वर्जन और बीपीआर देख सकते हैं। ये हमारे पास सबसे पहले क्या था, सेल का और बाय का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम ब्लू जोन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास बाय का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, नीचे बाय का एफईजी था। ये, अब मार्केट ने इसको नीचे मोमेंटम कैंडल से ब्रेक करके उसके सामने सेल का एफईजी बना दिया। ठीक है, सेल का एफईजी बिल्कुल उसके सामने बनाया है और उनमें ओवरलैपिंग एरिया भी मौजूद है। यहाँ पे दोनों एफईजीज क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के सामने और एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। ओवरलैपिंग एरिया भी मौजूद है यहाँ पे, जो शेडेड कलर है, ये वाला। ठीक है, लेकिन स्टिल ये बीपीआर नहीं है। क्यों बीपीआर नहीं है? क्योंकि अभी हमने जो दूसरी शर्त पढ़ी है बीपीआर की, कि आमने सामने तो होना चाहिए लेकिन उनके बीच में कुछ भी नहीं आना चाहिए। बीच में आएगी तो उनकी मोहब्बत में फर्क आ जाएगा, वो बीपीआर नहीं कहलाएगा।
ठीक है। तो ये जो कैंडल्स आ गई हैं बीच में ना, ये कैंडल्स का नहीं होनी चाहिए थी। बीपीआर बिल्कुल एफईजी, दोनों एफईजी आमने सामने होने चाहिए थे। क्योंकि बीच में विक्स आ गई हैं, कैंडल्स आ गई हैं बहुत सारी, तो ये बीपीआर नहीं कहलाएगा। ये सिंपली एक और चीज है जो इससे नेक्स्ट स्टेप है, वो हम पढ़ेंगे। स्टिल ये एक सेल का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, स्टिल एक सेल की कंफर्मेशन है, और इस सेल के एफईजी को टैप करके स्टिल हम सेल करेंगे, लेकिन वो एक डिफरेंट चीज है, बीपीआर नहीं है। ठीक है। बीपीआर स्पेशली एक बहुत अच्छी कंफर्मेशन है, तो इसको हम स्पेसिफिक रखते हैं। अच्छा, अब मैं शांत भाई 2 मिनट के लिए स्टॉप कीजिएगा। ठीक है, अभी हमने इन्वर्जन और बीपीआर पढ़ लिया है। अब हम तीसरा कॉन्सेप्ट पढ़ने लगे हैं, ऑर्डर फ्लो शिफ्ट का। ठीक है। ये ऑलमोस्ट सिमिलर सिमिलर इनकी कॉन्सेप्ट है, लेकिन इनमें थोड़ा बहुत फर्क है। जो फर्क है इनको थोड़ा सा, किसी की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बनाती है और किसी की कम। तो अभी हम तीसरा कॉन्सेप्ट पढ़ने लगे हैं, जिसमें ऑर्डर फ्लो शिफ्ट का कॉन्सेप्ट। अगर आपको इन्वर्जन और बीपीआर की समझ आ गई है, तो ऑर्डर फ्लो शिफ्ट का कॉन्सेप्ट आप बहुत बहुत ज्यादा इजी लगेगा। ठीक है। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि ऑर्डर फ्लो क्या होता है। ठीक है। ऑर्डर फ्लो का मतलब है कि मार्केट एक ऑर्डर में मूव कर रही है, यानी कि एक तरतीब में मूव कर रही है। ठीक है। एक खास डायरेक्शन में मूव कर रही है। अगर मार्केट बुलिश ऑर्डर फ्लो में है, एक होता है बुलिश ऑर्डर फ्लो और एक होता है बियरिश ऑर्डर फ्लो। ठीक है। ऑर्डर फ्लो का क्या मतलब है कि मार्केट एक तरतीब में मूव कर रही है, और बुलिश, और इसकी दो फॉर्म है, एक होता है बुलिश ऑर्डर फ्लो, एक होता है बियरिश ऑर्डर फ्लो। बुलिश ऑर्डर फ्लो क्या होता है? अगर मार्केट बाय जा रही है और वो अपने बाय के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट करती हुई जा रही है, अगर वो अपने बाय के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट करते हुए जा रही है, यानी कि वो नीचे आती है, अपने बाय के एफईजी में टैप करती है, बल्कि उसको इन्वर्ट नहीं करती और उसके साथ बाय चली जाती है। ठीक है। या मार्केट सीधी सीधी बाय चली जा रही है, वो अपने किसी भी बाय के एफईजी को नीचे क्लोजिंग नहीं देती, सिंपली बाय जाई जा रही है, जाई जा रही है, तो बुलिश ऑर्डर फ्लो में, यानी कि वो अपने किसी भी बाय के एफईजी को नीचे ब्रेक नहीं करती, तो वो इट मींस के मार्केट क्या है, बुलिश ऑर्डर फ्लो में है। हम बाय की एंट्रीज उसमें ढूंढते रहेंगे। ठीक है। लेकिन अगर मार्केट क्या करती है कि किसी स्ट्रॉन्ग जगह, किसी स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में टैप करके, या किसी जगह की लिक्विडिटी लेके, अपना पहला बाय का एफपीजी क्या करती है, ब्रेक कर देती है। अगर वो पहला बाय का एफपीजी नीचे ब्रेक कर देती है, तो इसका मतलब है कि जो बुलिश ऑर्डर फ्लो था वो टूट गया। ठीक है। मैं इसको बीओएफ का नाम देता हूँ। ठीक है। या बीयू कर लेते, BU.OF। ठीक है। तो जो इसमें बुलिश ऑर्डर फ्लो था वो क्या है, टूट गया। अब बुलिश ऑर्डर फ्लो का टूटने का क्या मतलब है, कि जो आपका सेल का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था उसमें जान थी, वो एक वाकई अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, तभी तो उसने क्या किया है, बुलिश ऑर्डर फ्लो को टूट किया, तोड़ दिया है। ठीक है। या जिस जगह की मार्केट ने लिक्विडिटी ली है वो इतनी स्ट्रांग थी कि पीछे जो मार्केट फुल बाय के मोमेंटम में आ रही थी, अपने बाय के एफडीज को रिस्पेक्ट करते हुए आ रही थी, अगर उस किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में टैप करके, या मार्केट ने किसी जगह की लिक्विडिटी लेके अगर उस बाय के एफडीजी को नीचे तोड़ दिया है, इट मीन कि वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एक स्ट्रांग था, और मार्केट ने वो जो बुलिश ऑर्डर फ्लो है वो तोड़ दिया है। जैसे ही बाय का एफडीजी नीचे ब्रेक होगा, यानी कि इन्वर्जन को किस चीज का नाम देते हैं हम, ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो। ठीक है। इन्वर्जन किस चीज का नाम है, ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो। ठीक है। ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो, O.F। ठीक है। अगर मार्केट किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, पहले मार्केट बाय जा रही है, अपने बाय के एफडीज को रिस्पेक्ट करते हुए जा रही है, तो इट मींस कि वो बुलिश ऑर्डर फ्लो में है। अगर मार्केट ऊपर किसी स्ट्रॉन्ग एरिया में टैप करके, या किसी जगह की लिक्विडिटी लेके अपना एफईजी ब्रेक कर देती है नीचे, बाय का एफईजी नीचे ब्रेक कर देती है, तो इसका मतलब है कि मार्केट ने अपना बुलिश ऑर्डर फ्लो तोड़ दिया है। अभी मार्केट बीरिश ऑर्डर फ्लो में नहीं आई है, अभी उसने क्या किया है, सिर्फ जो उसका बुलिश ऑर्डर फ्लो था वो तोड़ दिया है। तो इन्वर्जन का जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें एक बाय का एफईजी नीचे ब्रेक हुआ है, उसको हम नाम देते हैं ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो, यानी बुलिश ऑर्डर फ्लो तोड़ गया। अब हमें चाहिए क्या, ये सेल का जोन था, हमें सेल करनी थी। अब हमें क्या चाहिए, सेल का ऑर्डर फ्लो चाहिए। अगर सेल का ऑर्डर फ्लो चाहिए, तो जैसे ही मार्केट इस बाय के एफईजी को ब्रेक करके एक पहला सेल का एफईजी बनाएगी, अब वो सेल का एफईजी इस बाय के एफईजी जो ब्रेक हुआ है इसके सामने होगा, तो उसको क्या नाम देंगे हम, बीपीआर का। ठीक है। वो बीपीआर भी हो सकता है, वो जो बाय वाला एफईजी नीचे ब्रेक हुआ है, सेल का एफईजी उससे नीचे भी क्रिएट हो सकता है, उसके सामने भी क्रिएट हो सकता है, और हो सकता है मार्केट पहले सेल का एफईजी बनाए और फिर बाय वाले एफईजी को ब्रेक करे। तो इन तीनों सिनेरियो में हम ये समझेंगे कि जैसे ही मार्केट ने किसी सेल के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में टैप करके अपना बाय का एफईजी ब्रेक कर दिया है, और कम से कम एक सेल का एफईजी बनाया है, हम समझेंगे कि मार्केट ने अपना ऑर्डर फ्लो चेंज कर दिया है, मार्केट ने अपनी इंटेंशन चेंज कर दी है।
नीचे से जो बाय आ रही थी, अगर उसने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में टैप करके बाय का एफजी ब्रेक कर दिया, तो पहले क्या टूटा है, बाय का मोमेंटम टूटा है। ठीक है, अब बाय का मोमेंटम टूट गया है, हमें सेल करने के लिए क्या चाहिए, सेलर्स का मोमेंटम चाहिए, ताकि सेलर्स हावी हो। तो पहले बाय का एफजी ब्रेक होगा तो बायर्स का मोमेंटम टूटेगा। उसके बाद जैसे ही सेल का एफजी बनेगा, तो मार्केट में हमें सेलर्स का मोमेंटम नजर आएगा, तो हम समझेंगे कि मार्केट जो पहले बुलिश ऑर्डर फ्लो में थी, अब मार्केट ने अपना ऑर्डर फ्लो में। ठीक है, और उस ऑर्डर फ्लो शिफ्ट में जो सेल का एफजी बनेगा वो सामने, अगर तो इन्वर्जन के सामने होगा, जो बाय वाला एफजी ब्रेक हुआ है उसके सामने सेल का एफजी बनेगा, तो उसका हम नाम देंगे बीपीआर का। ये भी चेंज ऑफ शिफ्ट ऑफ ऑर्डर फ्लो है। अगर सेल का एफजी ऊपर बना है तो फिर भी बोले वो शिफ्ट ऑफ ऑर्डर फ्लो शिफ्ट है, और अगर सेल का एफईजी नीचे बना है तो स्टिल वो ऑर्डर फ्लो शिफ्ट है। मेन इसका क्रक्स क्या है, या वन लाइनर क्या है इसका, कि कम से कम अगर हम सेल के अंदर, अगर हमने ऑर्डर फ्लो शिफ्ट देखना है सेल के अंदर, बियरिश ऑर्डर फ्लो शिफ्ट देखना है, तो कम से कम एक बाय का एफईजी ब्रेक होना चाहिए, और फिर कम से कम एक सेल का एफईजी बनना चाहिए। ठीक है, अब ये दो शर्तें हैं शिफ्ट ऑफ ऑर्डर फ्लो की। ठीक है, कि अगर हमने सेल करना है, ठीक है, ऑर्डर फ्लो शिफ्ट के कंफर्मेशन के मुताबिक, तो कम से कम पहले बाय का एफईजी ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, और पहले हो या बाद में हो, एक बाय का एफईजी ब्रेक होने के बाद एक सेल का एफईजी बनना चाहिए। ये है ऑर्डर फ्लो शिफ्ट, और इसकी हमें एग्जांपल बिल्कुल सामने सामने नजर आ रही है। ये अभी जिसको हमने नाम दिया था कि ये बीपीआर नहीं था ना, क्योंकि इनके बीच में कैंडल्स आ गई थी, लेकिन ये बीपीआर नहीं है, लेकिन ये ऑर्डर फ्लो शिफ्ट है। मार्केट ने यहां से लिक्विडिटी लेके H1 के टाइम फ्रेम में, यहां से सारी लिक्विडिटी लेने के बाद अपना ये बाय का एफईजी क्या किया है, नीचे ब्रेक किया है। तो इस बाय का एफईजी को नीचे ब्रेक होने से क्या मुराद है, देखिए पहले मार्केट क्या कर रही थी, पीछे से बाय आ रही थी। ठीक है, इस जगह से अगर आप देखें इस वेव में, यहां से लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट बाय के एफपीजीज बनाते हुए जा रही थी, यानी कि बुलिश ऑर्डर फ्लो में थी। तो जैसे ही उसने क्या किया है, ऊपर से लिक्विडिटी लेने के बाद अपना पहला बाय का एफपीजी नीचे ब्रेक किया है। ब्रेक किया है तो इसका मतलब है कि जो बाय के अंदर मोमेंटम था वो रुक गया है। अब वो थोड़ी देर के लिए रुका है या ज्यादा देर के लिए रुका है या कंप्लीटली ट्रेंड चेंज हो जाएगा, ये बात की बात है। ठीक है, सिर्फ अभी हम ये कंफर्मेशन पढ़ रहे हैं। तो जैसे ही बाय का एफईजी नीचे ब्रेक हुआ है, तो इसका मतलब है कि जो बाय का ऑर्डर फ्लो था, जो बुलिश प्रेशर था, या जो बाय का मोमेंटम था, वो टूट गया। अब बाय के मोमेंटम के टूटने के बाद हमें, अगर हमने सेल करना है, तो हमें सेल के अंदर भी मोमेंटम चाहिए ना। तो जैसे ही मार्केट बाय का एफईजी ब्रेक हुआ है, उसके बाद जैसे ही पहला बाय का एफईजी ब्रेक होने के बाद पहला जो सेल का एफईजी बनेगा, उसको हम नाम देते हैं ऑर्डर फ्लो शिफ्ट का। और अगर मार्केट किसी स्ट्रॉन्ग जगह की लिक्विडिटी लेके या किसी पीओआई में टैप करने के बाद ये चीज होती है, उसके बाद जैसे ही मार्केट टेस्ट करती है उस जगह का, तो वहां से हम सेल कर सकते हैं, ऊपर स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे भी रख सकते हैं, इस सेल के एफईजी के ऊपर भी रख सकते हैं, इस हाई के ऊपर भी। तो उसके बाद हमें एक स्ट्रॉन्ग सेल नजर आ सकती है। ठीक है, तो इस चीज को हम नाम देते हैं ऑर्डर फ्लो शिफ्ट का। और यहां से अगर आप देखें तो नीचे मार्केट सेल के ऑर्डर फ्लो में आ रही थी, ये सेल के एफईजीज को रिस्पेक्ट दी उसने, सेल के ऑर्डर फ्लो शिफ्ट किया है, सेल के एफईजी में टैप किया और नीचे मार्केट गिर गई है। उसके बाद ये लास्ट सेल का एफईजी था। अब मार्केट ने जैसे ही ये सेल का एफईजी ब्रेक किया है, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट सेल के ऑर्डर फ्लो से, सेल का ऑर्डर फ्लो टूट गया है। अब ये सेल का ऑर्डर फ्लो टूटा है, तो इसके बाद हमें क्या चाहिए, एक बाय का एफईजी भी चाहिए। तो बाय का एफईजी तो हमें यहाँ पे मिला ही नहीं है, यहाँ पे मार्केट ने कोई बाय का एफईजी बनाया ही नहीं है, तो यहाँ पे ऑर्डर फ्लो शिफ्ट नहीं हुआ, सिर्फ इन्वर्जन हुई है। ठीक है, तो ये क्या है, सिर्फ इन्वर्जन है। मार्केट ने नीचे टैप करके, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में टैप करके ये सेल का एफईजी क्या किया है, इन्वर्ट कर दिया। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा था, अभी हम डिस्कस किया कि या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में टैप होना चाहिए या किसी जगह की लिक्विडिटी लेनी चाहिए। ये बाय का पीछे बीपीआर था, इसमें टैप करने के बाद मार्केट ने क्या किया है, सेल का एफईजी इन्वर्ट कर दिया। तो पहले ये रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए था, तो उसके बाद ये क्या करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। इसी जगह में टैप करके मार्केट क्या चली गई है, बाय चली गई। तो अभी हमने तीन कंफर्मेशन पढ़ी है, एक इन्वर्जन की कंफर्मेशन पढ़ी है, एक बीपीआर पढ़ा है, और एक ऑर्डर फ्लो शिफ्ट पढ़ा है। जो बीपीआर है वो ऑर्डर फ्लो शिफ्ट की ही किस समय, लेकिन उसकी हाई प्रोबेबिलिटी फॉर्म है। ठीक है, तो पहले नंबर पे जो सबसे स्ट्रॉन्ग है वो बीपीआर है, बीपीआर सबसे स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि उसमें दोनों सेल के एफईजी और बाय के एफईजी आमने सामने होते हैं। दूसरे नंबर पे है ऑर्डर फ्लो शिफ्ट, और तीसरे नंबर पे है हमारे पास इन्वर्जन। आज हमने ये तीन कंफर्मेशन पढ़ी है। अभी हमने इनको
CASD के साथ भी मिलाना है, MSS के साथ भी मिलाना है, और इनकी सक्सेस रेशो बढ़ाने के लिए मेन जो हमारी कंफर्मेशन है क्लाइमेटिक एक्शन बार, उसके साथ मिलाएंगे तो ये और ज्यादा स्ट्रांग होगी। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा स्ट्रांग BPR है, उसके बाद है ऑर्डर फ्लो शिफ्ट, और फिर है इन्वर्जन। ठीक है। BPR बेसिकली ऑर्डर फ्लो शिफ्ट का ही नाम है। क्यों? क्योंकि BPR में भी एक, अगर मार्केट ने बाय का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में टैप किया है, तो उसने क्या किया, यहाँ जगह की लिक्विडिटी ली है, तो मार्केट पहले सेल का एफईजी ब्रेक करती है, फिर सामने बाय का एफईजी बनाती है। ठीक है। तो ऑर्डर फ्लो शिफ्ट की भी यही कंडीशन होती है ना, कि सेल का एफईजी ब्रेक करके बाय का एफईजी बने, या बाय का एफईजी ब्रेक होकर सेल का एफईजी बने। तो BPR ऑर्डर फ्लो शिफ्ट की ही किस्म है, लेकिन उसकी हाई प्रोबेबिलिटी फॉर्म है। ठीक है। ऑर्डर फ्लो शिफ्ट तो तीन किस्म का हो सकता है ना, कि मैं फॉर एग्जांपल, क्या हो सकता था कि ये जो सेल का एफईजी ब्रेक हुआ है, इसके ऊपर भी बन सकता था बाय का एफईजी, तो फिर भी वो ऑर्डर फ्लो शिफ्ट होता, हम उस बाय के एफईजी से बाय देखते। अगर क्या हो सकता था कि मार्केट इस सेल के एफईजी को इधर से नीचे एफईजी बना जाती, बाय का, नीचे पहले बाय का एफईजी बनाती, और फिर, ठीक है, अगर मार्केट पहले नीचे बाय का एफईजी बनाती और फिर ऊपर जाके सेल के एफईजी को ब्रेक करती, तो फिर भी तो वो दोनों काम हुए हैं ना, सेल के एफईजी ब्रेक हुए और एक बाय का एफईजी बना है, तो फिर भी वो ऑर्डर फ्लो शिफ्ट होता। हम मार्केट जैसे बाय के एफईजी में टैप करती है, हम वहां से बाय देखते। ठीक है। और और अगर ये हुआ है सारा काम आमने सामने, आमने सामने क्या है, तो वो है BPR, जो कि ऑर्डर फ्लो शिफ्ट की किस्म है, लेकिन उसकी बेस्ट फॉर्म है, जिसमें मार्केट सेल के एफईजी को ब्रेक करके उसी के सामने ही बाय के एफईजी बना देती है। ठीक है। तो भी हमारी तीन कंफर्मेशन पूरी हो गई हैं, इन्वर्जन, ऑर्डर फ्लो शिफ्ट और BPR। इस बाद में जाके अगली क्लास में या उससे अगली क्लास में हो सकता है हमें दो क्लासेस और भी करनी पड़े, हम इसको क्लाइमेट एक्शन बाद के साथ पढ़ेंगे, तो फिर इसकी सक्सेस रेशो बहुत ज्यादा इंशाल्लाह बढ़ जाएगी, ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। अभी हमारा एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी रन का। ठीक है। किसान भाई 2 मिनट के लिए स्टॉप कीजिएगा। ठीक है। अभी हम ऑर्डर फ्लो शिफ्ट BPR इन्वर्जन पढ़ लिया, अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी रन। ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप को हमने पहले स्टार्टिंग में जब लिक्विडिटी को इंट्रोडक्शन पढ़ा था, तो उस टाइम हमने लिक्विडिटी स्वीप का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है? जब भी मार्केट किसी जगह की लिक्विडिटी लेती है, तो वहां से स्टॉप लॉसेस उठाती है, तो वहां से रिवर्सल आता है। उस रिवर्सल को हम नाम देते हैं, या उन स्टॉप लॉसेस के उठाने को हम नाम देते हैं, जो मार्केट ग्रैब करती है, उसको हम या लिक्विडिटी ग्रैब कहते हैं या लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। इसी तरह एक चीज और होती है जिसको हम नाम देते हैं लिक्विडिटी रन। ठीक है। उसका नाम होता है लिक्विडिटी रन। इसके तीन सिनेरियोज होते हैं। ये लिक्विड रन का मतलब है, जैसे रन का मतलब भागना होता है, तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मार्केट में पहले हम लिक्विड स्वीप को एक दफा फिर से डिस्कस करते हैं, फिर लिक्विड रन पे आते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं लिक्विड स्वीप क्या होती है। ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सॉरी। ठीक है, ये हमारी हेडिंग है लिक्विड स्वीप की। जब भी मार्केट किसी हाई या लो की लिक्विडिटी लेती है, तो लिक्विडिटी लेने के बाद उस हाई या लो के ऊपर जो स्टॉप लॉसेज होते हैं, उसको हम नाम देते हैं, जब वो मार्केट वो स्टॉप लॉसेज लेती है, तो उसको हम नाम देते हैं कि मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया या लिक्विडिटी ली है। ठीक है। या लिक्विडिटी ग्रैब की है। ये एक हाई था हमारे पास, यहाँ से मार्केट ने दो दफा यहाँ से सेल आई थी, ये हमारे पास इक्वल हाइज बने हुए हैं। ठीक है। इन इक्वल हाइज के ऊपर काफी सारे लोगों के स्टॉप लॉसेज होंगे। वो दो दफा यहाँ से सेल आई है ना, पहले भी यहाँ से इस जगह से सेल आई है, फिर मार्केट ने इस जगह का टेस्ट करके फिर यहाँ से सेल आई है। तो इस हाई के ऊपर काफी सारे लोगों के स्टॉप लॉसेज होंगे जिन्होंने सेल किया होगा। इस जगह के ऊपर यहाँ से आपको एक एफईजी भी नजर आ रहा होगा, यहाँ पे सेल का, ये वाला। तो इस एफईजी के ऊपर भी काफी सारे लोगों ने सेल किया होगा दोबारा, इसका कुछ पोर्शन रहता था, तो ये जो आपको रिजेक्शन नजर आ रही है, यहाँ से भी काफी सारे लोगों ने सेल किया होगा, और अपने स्टॉप लॉसेस कहाँ लगाए होंगे? इन हाइस के ऊपर। ठीक है। तो यहाँ पे काफी सारे क्या है, स्टॉप लॉसेस हैं। तो जब मार्केट इन स्टॉप लॉसेस को ग्रैब करती है और वहां से रिवर्स होती है, स्टॉप लॉसेस को ग्रैब होने के बाद जब वो रिवर्स होती है, उसको हम नाम देते हैं लिक्विडिटी स्वीप का या लिक्विडिटी ग्रैब का। यहाँ से स्टॉप लॉस हंटिंग का भी नाम दे सकते हैं, कि यहाँ से मार्केट ने स्टॉप लॉस हंटिंग की है, लिक्विडिटी लेके मार्केट क्या होगी, रिवर्स होगी। ठीक है। अब वो रिवर्सल हमें कैसे पता चलता है? उसका एक तरीका आपने पढ़ा है कि जैसे मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप होगी, तो आपको एक बाइंग क्लाइमेक्स मिलना चाहिए। अगर आपको बाइंग क्लाइमेक्स मिल गया और उसका सेटअप कंप्लीट हो गया, तो इसका मतलब है कि ऊपर से जो मार्केट ने लिक्विडिटी ली है, वो जेन्युइनली मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली है, और मार्केट वहां से रिवर्स होना चाह रही है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की है और यहाँ से वापस आना चाह रही है? तो उसकी सबसे जो बेस्ट एग्जाम्पल, आपने जो बेस्ट कंफर्मेशन पढ़ी है, वो है कैब, ये क्लाइमेटिक एक्शन बार। ठीक है। इस हाई के ऊपर अगर मार्केट लिक्विडिटी लेती है और आपके पास एक बाइंग क्लाइमेक्स आता है,
और उसका सेटअप बनता है, तो उसके बाद मार्केट को वहां से हमें ये कंफर्म होता है कि यहाँ से मार्केट ने लिक्विड उठाई है। लाजमी बात है, यहाँ से आपको कंफर्मेशन छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे, H1 में नहीं देखोगे। यहाँ पे आपको 5 मिनट 15 मिनट में, क्योंकि इमीडिएटली आपने छोटे स्टॉप लॉस के साथ सेल करना है ना, तो वहां पे आप 5 मिनट 15 मिनट में अगर आपको वहां पे बाइंग क्लाइमेक्स मिलता है, उसका सेटअप कंप्लीट होता है, तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पे मार्केट ने जो लिक्विडिटी ली थी, जितनी लिक्विडिटी लेनी थी वो ले लिए। अब यहाँ से एक रिवर्सल आएगा और आप वहां से सेल की ट्रेड प्लान करेंगे। या दूसरे दो कंफर्मेशन आपने आज पढ़ी है, वो दो कंफर्मेशन आपने कौन सी पढ़ी है? एक आपने पढ़ी है इन्वर्जन, एक पढ़ी है बीपीआर, और तीसरा पढ़ा है आपने ऑर्डर फ्लो शिफ्ट। कैसे आपकी लिक्विडिटी स्वीप कंफर्म होगी कि मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी ली और वहां से मार्केट रिवर्स होना चाह रही है? अगर मार्केट वहां से सेल की ऊपर से हाई की लिक्विड उठाई है ना, अगर मार्केट वहां से क्या करती है, अपना एक बाइक एफईजी को नीचे ब्रेक कर देती है, अगर बाइक एफईजी को नीचे ब्रेक कर देती है तो वो इन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर मार्केट उस इन्वर्जन को टेस्ट करती है तो वहां से हम सेल करेंगे, क्योंकि हमारे पास इन्वर्जन की कंफर्मेशन आई है, जो कि ये कंफर्म करती है कि ऊपर से जो मार्केट ने स्टॉप लॉसेस उठाए हैं वो उठा के अब मार्केट रिवर्स होना चाह रही है। और दूसरी हमारे पास कंफर्मेशन है बीपीआर की। अगर मार्केट वो लिक्विडिटी उठाने के बाद हाई की वहां पे बीपीआर बना देती है, तो बीपीआर हमें ये सुजेस्ट करता है कि ऊपर से मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली है, लिक्विडिटी स्वीप कर ली है और अब मार्केट वहां से रिवर्स होना चाह रही है। ठीक है। और तीसरी चीज है ऑर्डर फ्लो शिफ्ट की, जो कि सिमिलर टू बीपीआर है, कि मार्केट एक बाय का एफजी ब्रेक करके एक सेल का एफजी बनाती है, तो वहां से हम टेस्ट पे सेल लेंगे, हमें कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट ने जो ऊपर से लिक्विड उठाई है वो लिक्विड उठा के मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करके अब मार्केट रिवर्स होगी। ये है लिक्विडिटी स्वीप का कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो कि हमें कंफर्म होता है बाइंग क्लाइमेक्स से, या जो आज हमने कंफर्मेशन पढ़ी है इनसे, या सीआईएसटी से, या एमएसएस से। ये तीन चार चीजें हैं जो हमें कंफर्म करती हैं कि मार्केट ने अगर किसी जगह की लिक्विडिटी ली है तो वो जेन्युइन है कि नहीं है, और वहां से रिवर्सल आएगा कि नहीं आएगा। अब दूसरा एक कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी रन का। ठीक है, लिक्विडिटी रन का क्या कॉन्सेप्ट है? लिक्विडिटी रन का कॉन्सेप्ट ये है, ये एक हाई था, यहां से मार्केट ने लिक्विडिटी उठाई है, लिक्विडिटी उठाने के बाद यहाँ पे हमें एक बाइंग क्लाइमेक्स मिला है। पहले लिक्विडिटी स्वीप को दोहरा रहा हूँ। लिक्विड रिसीव क्या थी कि यहाँ से हाई की मार्केट ने लिक्विड रिसीव की है, लिक्विड रिसीव करने के बाद यहाँ पे हमें एक बाइंग क्लाइमेक्स का सेटअप मिल गया सेल का। बाइंग क्लाइमेक्स अगर मार्केट ने सेटअप बना के नीचे ब्रेक कर दिया तो ये चीज हमें कंफर्म हो गई है कि मार्केट ने लिक्विड उठाई है और अब मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगी। ये है लिक्विड स्वीप का कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी उठाती है और सपोज करें कि वो रिवर्स नहीं होती, अब मार्केट ने हमेशा कोई ना कोई एरिया ब्रेक करके फर्दर मूव भी तो करना होता है ना, हमेशा तो नहीं होगा ऐसे कि मार्केट वहां से लिक्विडिटी उठाएगी और बिल्कुल ही रिवर्स हो जाएगी। तो मार्केट कभी कभी क्या करती है कि जो लास्ट हमारे पास हाई था, किसी रेंज का ब्रेकआउट, ठीक है, ये तीन चीजें याद रखें। किसी रेंज का ब्रेकआउट अगर मार्केट करती है मोमेंटम कैंडल से, या किसी हाई का ब्रेकआउट करती है, या इवन क्लाइमेटिक एक्शन बार का भी ब्रेकआउट करती है, और अगर ब्रेकआउट करने के बाद उसी जगह के ऊपर मार्केट एक एफईजी खड़ा कर देती है, जिस जगह को मार्केट ने ब्रेक किया है उसी जगह के ऊपर मार्केट क्या करती है, एक यहाँ पे एफईजी बना देती है। अगर मार्केट ने रेंज का ब्रेकआउट किया है, ठीक है, या किसी हाई या लो का ब्रेकआउट किया है, उसके बाद वहां पे एक एफईजी बना देती है, तो इसका मतलब है कि मार्केट की ये वापस आने की इंटेंशन नहीं है। यहाँ पे जो लोगों के स्टॉप लॉसेस थे वो तो उसने उठाए हैं, लेकिन वो स्टॉप लॉसेस उठाने के बाद मार्केट की वापस आने की इंटेंशन नहीं है, बल्कि क्या इंटेंशन है कि मार्केट उसी डायरेक्शन में मूव करना चाहती है। ये इस कॉन्सेप्ट को हम नाम देते हैं लिक्विडिटी रन का। यानी कि मार्केट जिस डायरेक्शन में भाग रही थी या जा रही थी उसी डायरेक्शन में वो भागती जाएगी, उसी डायरेक्शन में वो अपनी डायरेक्शन कंटिन्यू करेगी, लिक्विडिटी उठाने के बाद भी अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यू करेगी। इस कॉन्सेप्ट को हम नाम देते हैं लिक्विडिटी रन का। लिक्विडिटी स्वीप जब होती है तो मार्केट लिक्विडिटी उठा के वापस आ जाती है। लिक्विडिटी रन में भी मार्केट उस हाई के ऊपर, लाजमी बात है लोगों के स्टॉप लॉसेस तो लिए होंगे, लेकिन मार्केट उसी डायरेक्शन में चली जाती है। इसको कॉन्सेप्ट को हम नाम देते हैं लिक्विडिटी रन का। और ये हमें कैसे पता चलता है? जब मार्केट उस एरिया का ब्रेकआउट करती है, ब्रेकआउट करने के बाद अगर वो उस हाई के ऊपर क्या करती है, एक एफईजी बना देती है, हाई का ब्रेकआउट करने के बाद एफईजी बना देती है, तो हमारी पहली इंटेंशन क्या होगी? पहला जो हम इस चीज से नतीजा निकालेंगे वो ये नतीजा निकालेंगे कि मार्केट यहाँ से अपना जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू करते हुए उसी डायरेक्शन में मूव करना चाह रही है। ठीक है। और तो सिंपल मैं दोबारा दोहराता हूँ, जब मार्केट किसी रेंज का ब्रेकआउट करती है या किसी हाई या लो का ब्रेकआउट करती है, और उसके बाद उस रेंज के सामने या उस हाई या के सामने या हल्का सा ऊपर नीचे सामने होगा तो बेस्ट होगा। अगर एक एफईजी खड़ा कर देती है उसी टाइम फ्रेम के अंदर, जिस टाइम फ्रेम का हाई लो है, जिस टाइम फ्रेम की रेंज है, उसी टाइम फ्रेम में उसके सामने एक एफईजी खड़ा कर देती है, तो इसका मतलब है कि मार्केट उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करना चाहती है। ठीक है। इस कॉन्सेप्ट का हम नाम देते हैं लिक्विड रन का। तो लिक्विड स्वीप भी हमें समझ आ गई, लिक्विड रन का यानी कि ये मार्केट एक दीवार खड़ी कर देती है वापस आने के लिए, जो कि उसको वापस नहीं आने देगी। सामने जब मार्केट उस एरिया का हाई का ब्रेकआउट करती है
उस हाई का ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट एक अपना सोल्जर खड़ा कर देती है एफईजी की फॉर्म में, या एक दीवार बना देती है, जो कि दीवार उसको वापस नीचे नहीं आने देती, बल्कि उसको वहां से टकरा के मार्केट ऊपर चली जाती है। अभी हमने लिक्विड स्वीप का एक केस डिस्कस किया, फिर लिक्विड रन का कंसेप्ट किया। अब हम तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है, अगर के मार्केट यहाँ से एफईजी भी बनाती है, इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग करती है, इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग करके सामने एफईजी बनाती है, और फिर साथ में उस एफईजी को नीचे ब्रेक कर देती है, ठीक है, यानी कि अपनी खुद की बनाई हुई दीवार को मार्केट क्या करती है, तोड़ती है, ठीक है, यानी कि प्रॉपर ट्रैप करती है। पहले वो इस एरिया का ब्रेकआउट करके सामने बाइक एफईजी बनाती है, और उसके बाद उसी एफईजी को नीचे ब्रेक कर देती है। तो ये अब एक और बहुत बड़ी कन्फर्मेशन है, यानी कि वो इन्वर्जन बना देती है। तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट कन्फर्म हो जाता है कि मार्केट ये लिक्विडिटी लेना चाह रही थी, पर उसने सिर्फ यहाँ से ट्रैप किया, तो हम यहाँ से इसके टेस्ट पेपर दोबारा सेल कर देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी स्वीप का और लिक्विडिटी रन का। मैं आपको लिक्विडिटी स्वीप का कॉन्सेप्ट बहुत दफा बता चुका हूँ, लिक्विडिटी रन की एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक हाई था, ठीक है, जब मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया है, ये मोमेंटम के अंडर क्लोजिंग की है इसके ऊपर, उसके बाद उसने क्या किया है, इस हाई के सामने एक एफईजी खड़ा कर दिया। इस एफईजी के खड़े करने का मतलब क्या है कि मार्केट की अभी फिलहाल वापस आने की इंडिकेशन नहीं है। यहाँ से जो इसने हाई के ऊपर लिक्विडिटी उठाई थी, ये ब्रेकआउट करने के बाद ये जो एफईजी बनाया कि मार्केट यहाँ पे अपनी डायरेक्शन कंटिन्यू करना चाहती है, और उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करती चली गई है, बाय चली गई। अब उस एफईजी का टेस्ट हुआ है या नहीं हुआ, या वो कब हुआ है, वो बात की बात है। हम यहाँ से मार्केट की इंटेंशन जज कर रहे हैं कि जैसे उसने इस एरिया को ब्रेक किया है और ये कैंडल बनाई है, इसके सामने एक बाय का एफईजी बना दिया है, तो अगर टेस्ट करेगी तो यहाँ से हम बाय देखेंगे। और अगर टेस्ट नहीं भी करती तो ओवरऑल हमें डायरेक्शन क्लियर है कि अभी मार्केट का वापस आने का मूड नहीं है यहाँ से, ठीक है, कि अभी मार्केट अपने उस डायरेक्शन में कंटिन्यू करना चाहती है। उसके बाद अगर आप देखें तो मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक किया नीचे, जी, यहां से उठाने के बाद भी उसने क्या किया है, इस एरिया के सामने एक बाय का एफजी बना दिया। ये भी किस चीज की इंटेंशन शो कर रहा है कि मार्केट लिक्विड रन चलना चाहती है, यानी कि जिस डायरेक्शन में नीचे से आ रही थी उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करना चाहती है। और उसके बाद मार्केट अच्छी खासी दोबारा उसने इस एरिया का आके टेस्ट किया। इस एरिया का टेस्ट होता है वो बेशक फौरन हो या बाद में हो, लेकिन अक्सर 60-70% 80% इस एरिया का टेस्ट लाजमी होता है। और ये हमारे पास एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया होता है, जिसको हम सिंपली क्या कहते हैं, ब्रेकर ब्लॉक वाला एफजी, ठीक है। जो भी मार्केट एरिया ब्रेक करती है, अगर उसका मार्केट एरिया ब्रेक करके उसके सामने वाला जो एफईजी होता है, ये हमारे लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो जब भी मार्केट उस एरिया का टेस्ट करती है, वहां से हम अपनी बाय प्लान करेंगे। या अगर मार्केट लो ब्रेक करेगी, ये यहाँ पे ये लो ब्रेक करने के बाद यहाँ पे सेल कैफेजी बनाएगी, तो वो भी इस एरिया को, उसको भी हम लिक्विडिटी रन का नाम देके वहां से सेल प्लान करेंगे। ये कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी स्वीप का और लिक्विडिटी रन का। ये सान भाई, आज की क्लास इधर ही खत्म करते हैं।